Hello students, welcome to today's class. So today in this video we are going to cover some more topics of chapter 10 which is cyber safety और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। उस वीडियो में हम काफ़ी सारे टॉपिक इस चैप्टर के कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैंने यहीं पे आई बटन में डाल दिया है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हमने डिस्कस कर लिए थे इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक्स को। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंप्यूटिंग एथिक्स। अब कंप्यूटिंग एथिक्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, कंप्यूटिंग एथिक्स को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए एथिक्स का मतलब। एथिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, एथिक्स का सिंपल सा मतलब है मोरल प्रिंसिपल से। मतलब क्या है? जैसे हम नॉर्मल टर्म में बोलते हैं मैनर्स। मैनर्स क्या होते हैं? गुड बिहेवियर्स। किस तरीके से किससे बात करनी है, किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, उसके बारे में जो आपकी नॉलेज होती है कि किस तरीके से हमें बिहेवियर करना है, किस तरीके से बात करनी है, वो सारे मैनर्स में आ जाते हैं। तो इसी सब को हम एथिक्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटिंग एथिक्स की। तो कंप्यूटिंग एथिक्स का मतलब क्या है? वो एथिक्स मतलब वो बिहेवियर जो हमें कंप्यूटर को यूज करते टाइम फॉलो करना है, वो हो जाते हैं हमारे कंप्यूटिंग एथिक्स। सिंपल टर्म में आप कह सकते हैं कुछ मैनर्स हैं जो कि हमें कंप्यूटर को यूज करते टाइम फॉलो करने होंगे, उसी को हम बोलेंगे कंप्यूटिंग एथिक्स। अब वो क्या क्या मैनर्स होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए देखिए कुछ कॉमन एथिकल गाइडलाइंस हैं जो कि हर किसी को फॉलो करनी चाहिए जब वो कंप्यूटर को यूज करता है। तो कौन कौन सी गाइडलाइन है उसको देख लेते हैं। देखिए, पहला है डू नॉट यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू स्टील इंफॉर्मेशन और टू कॉज डिसरप्शन और इंटरफेरेंस इन अदर्स वर्क। मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज आप इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए तो बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कंप्यूटिंग एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से जो काम है वो आपको नहीं करने हैं। किसी को परेशान करने के लिए या फिर किसी का काम बिगाड़ने के लिए आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप कंप्यूटिंग एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कंप्यूटिंग एथिक्स कहती है कि आपको कंप्यूटर का यूज ऐसे किसी भी काम को करने के लिए नहीं करना है। ये जो मैनर है, जब भी आप कंप्यूटर यूज करेंगे तो ये आपको फॉलो करना है। पहला पॉइंट तो हो गया ये। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसमें क्या है? सेकंड पॉइंट में डू नॉट स्पाई ऑन अदर्स पर्सन्स कंप्यूटर डेटा। मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर का यूज करके आप किसी और के डेटा में ताक झाक मत कीजिए। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के घर पे गए, आपने बोला कि मुझे गेम खेलना है आपके कंप्यूटर पे। उसने अपना कंप्यूटर दिया आपको गेम खेलने के लिए। उसके बाद में आप वहां पे कंप्यूटर में देखने लगे क्या क्या है उसके कंप्यूटर में। तो इस टाइप की एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। या फिर कंप्यूटर का यूज करके किसी का डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी आपको कंप्यूटर का यूज करके नहीं करनी है। ये इलीगल है और ये कंप्यूटिंग एथिक्स का पार्ट नहीं है। जब भी आप कंप्यूटर यूज करेंगे तो ये चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है? कंप्यूटर का यूज करके कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप मत फैलाइए। चाहे वो आप मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी टाइप की कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट पे या किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो इसका मतलब आप कंप्यूटिंग एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो जो आप काम कर रहे हैं वो आपका गलत है, वो इलीगल है। तो इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। जब भी आप कंप्यूटर यूज करेंगे, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कोई भी डिवाइस यूज करेंगे, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है जिससे कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास में आप फॉरवर्ड करें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड बाइंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पे फॉर द सॉफ्टवेयर अनलेस इट इज फ्री। इसका मतलब है कि आप कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर मतलब जो डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको आप कभी भी परचेज मत कीजिए। ऐसा होता है, देखिए मार्केट में जब आप कोई सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर 5,000 रुपये का है और आपको इंटरनेट पर वो 1,000 रुपये में मिल रहा है, तो वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, आपको सस्ते में तो मिल रहा है, लेकिन इस टाइप के सॉफ्टवेयर आप यूज मत कीजिए। ये पायरेसी को बढ़ाते हैं। आप कोई भी ऐसा पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज ना करें जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो सॉफ्टवेयर को परचेस करके ही यूज करें जब तक कि वो फ्री ना हो। अगर फ्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री में आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए,
डू नॉट यूज समवन एल्स कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट एन ऑथराइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के कंप्यूटर को आप तब तक यूज ना करें जब तक कि वो आपको यूज करने के लिए ना बोले। मतलब बिना परमिशन के किसी के कंप्यूटर को यूज नहीं करना चाहिए। ये कंप्यूटिंग एथिक्स का पार्ट है। अगर आप ऐसा नहीं करते, मतलब आपने किसी की परमिशन नहीं ली और उसका कंप्यूटर यूज करने लगे, तो इसका मतलब है कि आप कंप्यूटिंग एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये रॉन्ग बिहेवियर है, ये गलत है। यहाँ पे मैं सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मोबाइल फ़ोन है या कोई भी डिवाइस है, जब भी आपको यूज़ करनी है तो पहले उसके लिए परमिशन लीजिए। अगर कोई पर्सन आपको परमिशन ग्रांट करता है उसके बाद ही आप उसको यूज़ करिए। अगर बिना परमिशन के यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग बिहेवियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। डू नॉट क्लेम ओनरशिप ऑन अ वर्क विच इज द आउटपुट ऑफ समवन एल्स इंटेलेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा जो वर्क है किसी और ने किया है, तो आप ऐसे वर्क के लिए क्लेम नहीं कर सकते कि वो आपका है। मतलब क्या है, किसी और ने कोई काम किया है या मतलब कोई भी चीज़ क्रिएट की है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है और आप बोलो कि ये मैंने क्रिएट करा है, तो ऐसे आप क्लेम नहीं कर सकते। जिसने क्रिएट करा है उसी को उसकी ओनरशिप मिलनी चाहिए, आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो इस टाइप की एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो इसका मतलब है आप कंप्यूटिंग एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर थिंक अबाउट द सोशल इम्पैक्ट इट कैन हैव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने जा रहे हैं तो उससे पहले सोच लीजिए कि इसके सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए हैं, आप एक प्रोग्रामर हैं बहुत अच्छे और आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं उसके क्या सोशल इम्पैक्ट हो सकते हैं। मतलब कि वो सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा या फिर गलत रहेगा। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन ना करें जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बी रिस्पेक्टफुल एंड courteous विद द फेलो यूजर्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग ऑन द इंटरनेट। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा रिस्पेक्टफुल रहिए उन यूजर्स के साथ में जिनसे कि आप इंटरनेट पर कम्युनिकेट हो रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए कि आप इंटरनेट पर बात कर रहे हैं तो किसी से भी कैसे भी लैंग्वेज आप यूज करें। गलत लैंग्वेज का यूज आप कभी भी मत कीजिए। रिस्पेक्टफुल वे में आप कम्युनिकेट कीजिए इंटरनेट पे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको कंप्यूटिंग एथिक्स में फॉलो करने हैं। मतलब क्या है, जब भी आप कंप्यूटर यूज करें तो इन रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। तो हम सभी को इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए जब भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को कंप्यूटिंग एथिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और क्या क्या रूल है जो हमें फॉलो करने चाहिए कंप्यूटर का यूज करते टाइम, वो भी आपको समझ में आ गया होंगे। अब बात करते हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस की। तो देखिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीजें आती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अनएथिकल का मतलब है जो कि एथिकल ना हो या फिर आप कह सकते हैं जो कि इलीगल हो। तो ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं हम। तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, पहले बात करते हैं प्लेगरिज्म की। अब प्लेगरिज्म क्या होता है, देखिए इसको समझते हैं। तो देखिए प्लेगरिज्म का मतलब है जब आप किसी और के आइडियाज या फिर किसी और का किया हुआ वर्क चोरी कर लेते हैं और आप इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि वो आपने खुद बनाया है। मतलब क्या है, किसी और का कंटेंट आपने लिया। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जो कि किसी और ने बनाया है और उसको आपने कॉपी करके और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा कि वो आपने क्रिएट करा है। तो इसको हम बोलेंगे प्लेगरिज्म। मतलब क्या है, किसी के भी थॉट्स को, किसी के आइडियाज को चोरी करके और अपना बनाकर उन्हें रिप्रेजेंट करना प्लेगरिज्म होता है। किसी भी तरीके की आप कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी के थॉट या कोई आइडिया चोरी कर लिया और उससे कुछ आपने बनाया, तो वो भी एक तरीके का प्लेगरिज्म है। तो जब भी आप किसी और का कंटेंट कॉपी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लेगरिज्म। और ये जो प्लेगरिज्म है वो एक तरीके से साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से फ्रॉड है जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो प्लेगरिज्म में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, देखिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो है इसमें यह है, टू स्टील एंड पास ऑफ आइडियाज और वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन वंस ओन। मतलब क्या है, किसी के आइडिया या फिर उसके शब्दों को चोरी करके और ऐसे रिप्रेजेंट करना कि वो आपके खुद के वर्ड हैं। मान लीजिए आपने कोई कोटेशन कहीं से उठाई और आपने उस कोटेशन के नीचे अपना नेम लिख दिया और आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो कोटेशन है वो मैंने खुद लिखी है। तो ये जो है एक तरीके का प्लेगरिज्म है। नेक्स्ट है इसमें, टू यूज अनदर्स प्रोडक्शन विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स। मतलब क्या है, किसी और के प्रोडक्शन को यूज करना। प्रोडक्शन में क्या हो सकता है, मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई वीडियो क्रिएट की है। मान लीजिए अभी मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और आप इसको यहाँ से लेके और बोलें कि वीडियो मैंने बनाई, इसमें जो ऑडियो है वो मेरी खुद की है। तो इस तरीके से जो है ये भी एक प्लेगरिज्म हो जाएगा। मतलब किसी और का जो प्रोडक्शन है, किसी भी तरीके का प्रोडक्शन हो सकता है, वो कोई पीडीएफ हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है। अगर आप उसको ले रहे हैं और वहां पे क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, क्रेडिट का मतलब है जो ओरिजिनल उसका क्रिएटर है उसका नेम मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपका एक तरीके का प्लेगरिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट है,
टू कमिट लिटरली थेफ्ट। मतलब क्या है, कोई भी बुक होती है, जैसे बुक्स हैं बहुत सारी, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-3 बुक में से लिया कंटेंट और अपनी एक बुक बना के पब्लिश कर दी। तो वो क्या है, एक तरीके से लिटरली थेफ्ट है। मतलब उन्होंने 2-3 बुक से कंटेंट को चुराया और अपनी एक बुक बनाकर उसको लॉन्च कर दिया। तो ये भी जो है एक तरीके का प्लेगरिज्म है। टू प्रेजेंट एज अ न्यू एंड ओरिजिनल एन आइडिया और प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स। मतलब क्या है, कोई आपने वीडियो देखा या फिर कोई कहीं से कंटेंट लिया और उस कंटेंट से आइडिया लेकर के आपने कुछ बनाया, तो आप उसको बता रहे हैं कि ये आपका खुद का आइडिया है, आपका ओरिजिनल इन्वेंशन है। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि आपने उसका जो आइडिया है वो कहीं और से लिया है, कुछ पीडीएफ पढ़ के लिया हो या फिर कुछ वीडियो देख के लिया हो। आपने जो उसका आइडिया है वो कहीं से आपने लिया है, तो आप जो है उसके ओरिजिनल इन्वेंटर नहीं हुए। तो ये भी एक तरीके का प्लेगरिज्म है। तो देखिए, प्लेगरिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया आज के टाइम में। मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ है प्लेगरिज्म होना। बहुत सारे लोग प्लेगरिज्म करते हैं क्योंकि वेबसाइट से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डेटा को। तो कॉपी पेस्ट के ऑप्शन की वजह से यह आपका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं प्लेगरिज्म करते हैं, बट ये जो है सही नहीं है। हमेशा आपको अपना ओरिजिनल वर्क क्रिएट करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से हम प्लेगरिज्म को स्टॉप कर सकते हैं, या मतलब कह सकते हैं इसको प्रिवेंट किस तरीके से किया जा सकता है। तो प्लेगरिज्म को प्रिवेंट करने के लिए हम फॉलो कर सकते हैं कुछ मेथड, जिसमें कि सबसे सिंपल तरीका क्या है, सिटेशन। सिटेशन का मतलब क्या होता है, देखिए सिटेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें आप एक्नॉलेज करते हैं ओरिजिनल राइटर को। मतलब जहां से आपने इंफॉर्मेशन ली है उस सोर्स को आप बताते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सिटेशन। मतलब क्या है, वहां पे आप जो कंटेंट यूज कर रहे हैं कि कहाँ से आप लेके ये कंटेंट यूज कर रहे हैं उसका नेम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, वहां पे आप लिख देते हैं कि ये जो कंटेंट लिया है मैंने वो कहाँ से लिया है। तो अगर आप इस तरीके से कुछ भी मेंशन कर देते हैं कि आपने कंटेंट कहाँ से लिया है, तो फिर आपका वो प्लेगरिज्म नहीं माना जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सिटेशन आपको यूज करना चाहिए। जब भी आप कंटेंट ले रहे हैं, किसी वेबसाइट से उठा रहे हैं, किसी बुक से ले रहे हैं, वहां पे उसका बस नेम मेंशन कर दीजिए कि ये कंटेंट जो है मैंने कहाँ से लिया है। तो आपका जो कंटेंट है फिर वो प्लेगरिज्म नहीं माना जाएगा। तो सिटेशन में जो है कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है यहाँ पे टू अवॉइड प्लेगरिज्म वन कैन रिफ्रेश द मैटर। मतलब क्या है, प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के लिए जो कंटेंट आपने लिया है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं। मतलब कुछ अपनी लैंग्वेज में उसको चेंज कर सकते हैं, तो फिर वो प्लेगरिज्म नहीं माना जाएगा। यूज कोटेशन मार्क अराउंड द कोटेड वर्ड ऑफ अनदर पर्सन टू अवॉइड प्लेगरिज्म। मतलब क्या है, कोई भी कोटेशन जब यूज कर रहे हैं आप अपने कंटेंट में, तो वहां पे कोटेशन मार्क यूज कीजिए, जिससे क्या होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा कि ये कोटेशन है और किसी भी पर्सन की कोटेशन हो सकती है। तो वो फिर आपका प्लेगरिज्म नहीं माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज इन एजुकेशन सेक्टर स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू प्रेजेंट देयर ओरिजिनल एंड इनोवेटिव आइडियाज। मतलब क्या है, जो स्टूडेंट हैं उनको अपने खुद के ओरिजिनल और इनोवेटिव आइडियाज पे ही ध्यान देना चाहिए। कहीं से कॉपी पेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि कहीं से हमने कोई वीडियो देख ली, उससे हमने आइडिया लेके कोई प्रोजेक्ट बना लिया, कुछ भी कर लिया। कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके बारे में खुद सोचिए, अपना दिमाग लगाइए और जो आपके माइंड में न्यू आइडिया आए उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो हमेशा जो है स्टूडेंट को इस चीज पे फोकस करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, आप प्लेगरिज्म को भी अवॉइड करेंगे और आप जो है हार्ड वर्क के लिए मोटिवेटेड रहेंगे और न्यू न्यू आइडियाज जो है वो आपके माइंड में आते रहेंगे। जो ब्रेन है वो आपका उसी तरीके से फिर प्रोसेस करने लगेगा। तो आई होप आप लोगों को प्लेगरिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा और किस तरीके से हम प्लेगरिज्म को स्टॉप कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साइबर बुलिंग की। तो देखिए, साइबर बुलिंग क्या होती है। साइबर बुलिंग को आप यहाँ पे बुलिंग से ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बुलिंग का क्या होता है, देखिए बुलिंग में क्या होता है, किसी को टीज करना या फिर किसी को इंसल्ट करना, किसी अजीब से नेम से बुलाना। मतलब क्या है, किसी भी तरीके का उल्टा सीधा बोलना, वो हमारा आता है बुलिंग में। अब जब यही काम जो है ऑनलाइन होने लगता है तो इसको बोलते हैं हम साइबर बुलिंग। मतलब क्या है, अगर आप ऑनलाइन हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आप किसी भी पर्सन को कुछ भी मैसेज कर रहे हैं उल्टा सीधा, तो वो आ जाएगा साइबर बुलिंग में। मतलब क्या, किसी पर्सन को परेशान कर रहे हैं, उसको उल्टी सीधे नेम से बुला रहे हैं, उसको उल्टी सीधे कमेंट कर रहे हैं, उसके जेंडर के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या फिर उसके रिलीजन के लिए आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या फिर नेशनैलिटी के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ये सब जो है वो आपका किस में आ जाएगा, साइबर बुलिंग में। मतलब जब ऑनलाइन आप इस तरीके से किसी को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को उल्टे सीधे नामों से बुला रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से उसको हरेस कर रहे हैं,
तो ये आ जाएगा साइबर बुलिंग में, और ये एक तरीके का क्राइम है। ये आपको एक्टिविटी कभी भी इस तरीके की नहीं करनी है। जब भी आप ऑनलाइन है तो हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आप कम्युनिकेट कीजिए ऑनलाइन, क्योंकि ये एक तरीके का क्राइम है। इसके खिलाफ जो पर्सन है वो एक्शन ले सकता है। तो बात करते हैं किस तरीके से साइबर बुलिंग को हम स्टॉप कर सकते हैं या कह सकते हैं आप प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, मेजर्स टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग, क्या क्या मेजर्स हैं जो कि हम ले सकते हैं साइबर बुलिंग को रोकने के लिए। देखिए, पहला जो पॉइंट है यह है इसमें, डू नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी टू अननोन पर्सन। मतलब क्या है, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, वो किसी भी अननोन व्यक्ति को मत बताइए। जो अननोन पर्सन है, जिसे आप नहीं जानते हैं, उसको अपनी इन्फॉर्मेशन मत बताइए। बहुत ज्यादा बच्चों को देखा जाता है फेसबुक पे अननोन लोगों को फ्रेंड बना लेते हैं और उसके बाद में वो अपनी पूरी डिटेल दे देते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा नेम ये है, मेरे फादर ये करते हैं। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी है अननोन पीपल्स को, जिनको आप नहीं जानते हैं। कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनको मत बताइए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो है, सेफ गार्ड योर पासवर्ड एंड ऑल प्राइवेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंक्विजिटिव peers. Do not give bullies any opportunity to misuse the information on social media platform. मतलब क्या है, अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, मान लीजिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनको सिक्योर रखिए और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से सिक्योर करके रखिए जो आप चाहते हैं जिसको उसी के साथ में शेयर हो और किसी के साथ में शेयर ना हो, जिससे कि जो पर्सन है जो आपको बुली करते हैं या जो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज ना कर पाए और आपको इस तरीके की कोई भी बात ना बोल पाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्च द वेयर अबाउट of the person you meet online and know about him fully before starting any conversation with him. मतलब क्या है, जब भी आप ऑनलाइन किसी पर्सन से मिलते हैं, मान लीजिए किसी से आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन, तो उसके बारे में पूरी जानकारी पहले निकाल लीजिए। पर्सन कौन है, क्या करता है, पहले अच्छे से जानकारी आप सर्च कर लीजिए, उसके बाद ही उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली उस पर्सन से अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है। Now next point, restrict your online profile to be checked by trusted friends only. मतलब क्या है, जो प्रोफाइल है आपका ऑनलाइन, जो आपके प्रोफाइल्स होते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे प्रोफाइल आजकल के टाइम में हम यूज करते हैं सोशल मीडिया अकाउंट, तो उनको रिस्ट्रिक्ट कीजिए कि आप जो है किसको इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं। जो आपके ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, बस उन्हीं के साथ में आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए और किसी के साथ में इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कीजिए। वहां पे जो प्राइवेसी होती है वो आपकी अप टू डेट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ यू आर साइबर बुलीड बाय समवन, डू नॉट रिमेन साइलेंट बट टेक एक्शन अगेंस्ट साइबर बुलिंग। मतलब क्या है, कभी भी आपके साथ में कोई साइबर बुलिंग करता है ऑनलाइन, तो आप साइलेंट मत रहिए, उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम वो साइबर बुलिंग आपके साथ में ना हो सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, do not use abusive language, rather block the communication with the cyberbully and share this problem with your parents. मतलब क्या हुआ, कभी भी ऑनलाइन आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज मत कीजिए, गाली गलौज कभी भी ऑनलाइन नहीं करना है। अगर कोई आपके साथ में ऐसा कर रहा है तो उसको इमीडिएटली ब्लॉक कीजिए और इस प्रॉब्लम को अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए कि इस पर्सन ने मेरे साथ में इस तरीके की एक्टिविटी की है, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं वो इन्फॉर्म रहें और वो एक्शन ले सकें साइबर बुलिंग के अगेंस्ट। तो यही कुछ मेजर्स हैं जिनको कि फॉलो करके आप प्रिवेंट कर सकते हैं साइबर बुलिंग को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं फिशिंग की। तो देखिए, फिशिंग का मीनिंग क्या है, इट इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल टू द यूजर मिसलीडिंग हिम टू बिलीव दैट इट इज फ्रॉम द ट्रस्टेड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। द यूजर इज आस्क्ड to visit a website in which he is supposed to update or validate his personal detail such as username, password, credit card detail, एटसेट्रा। तो देखिए, फिशिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ पे कि यूजर्स को ईमेल भेजे जाते हैं और वहाँ पे उनको बिलीव कराया जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से हैं। मतलब क्या है, हो सकता है बोलेंगे कि वो बैंक से हैं, आपको बैंक में केवाईसी अपडेट करनी है, आप ये इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, अपना आधार कार्ड, अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल, आप जो है यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे जाके
एंटर कर दो। मतलब क्या है, एक तरीके से फंसाने का एक तरीका है। देखिए यहाँ पे जैसे फिशिंग करते हैं तो हम मछलियों के साथ में क्या करते हैं, एक कांटा डाल के वहां पे उसमें कुछ भी हम आटा टाइप लगा देते हैं, जिससे क्या होता है मछली उसे खाने आती है लालच में और वो वहां पे फंस जाती है। इसी तरीके से ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो अटैकर्स होते हैं, जो फिशिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, आपको इस तरीके से कोई ऑफर दे सकते हैं कि ये इस तरीके से ऑफर चल रहा है, आप इस वेबसाइट पे जाके जल्दी से यहाँ पे ओपन कीजिए, आप ये जीत जाएंगे। मतलब कोई आईफोन जीत जाएंगे या फिर आपको लकी ड्रॉ मिला है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन देंगे आपको, जिससे कि आप जो है उसमें लालच में आ जाएं और जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप उन्हें दे दें। तो आपको जो है इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइप के फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। जो फिशिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे लोगों के पास आज के टाइम में फ़ोन कॉल्स आते हैं और बोलते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आप जो है हमें अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमें ये चीज़ अपडेट करनी है आपके बैंक अकाउंट में। तो इस टाइप की कभी भी इन्फॉर्मेशन आप फ़ोन कॉल पे भी मत दीजिए, क्योंकि बैंक जो है वो आपसे कभी भी फ़ोन पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। जब भी बैंक को कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो डायरेक्ट आपको बैंक में बुलाते हैं, मतलब फ़ोन करके कभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते हैं। तो इस टाइप के जो अटैक हैं, इस टाइप से जो लालच दे आपसे इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, उसी को हम बोलते हैं फिशिंग। ये फिशिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, मैंने आपको बताया, देखिए टेलीफोनिक हो सकती है, इंटरनेट के थ्रू हो सकती है, कोई आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके बोला जाए कि वहां पे उसको इंस्टॉल कर दीजिए तो आप ये प्राइज मनी जीत जाएंगे या फिर आईफोन जीत जाएंगे। इस टाइप की चीजें भी हो सकती हैं। तो इस चीज से आपको बिल्कुल बचना है, कभी भी आपको ऐसे लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर आप लालच में आके जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो दे देते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन का वो बहुत ज़्यादा मिसयूज कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं और जो है आपके इन्फॉर्मेशन से कोई फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम फिशिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से फिशिंग से हम बच सकते हैं। मेजर्स टू प्रिवेंट फिशिंग, देखिए पहला पॉइंट है इसमें, आइडेंटिफाई सस्पेक्ट फिशिंग ईमेल दैट कम फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड सेंडर, गार्ड अगेंस्ट स्कैम। मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफाई करिए कि कौन से ऐसे ईमेल्स हैं जो आपको आ रहे हैं जो कि अननोन सोर्सेज से हैं। मैंने आपको देखिए स्पैमिंग बताया था। स्पैमिंग क्या होता है कि अननोन सोर्स से आपके पास में ईमेल्स आते हैं, बल्क में ईमेल्स हो सकते हैं, मैसेज हो सकते हैं, कॉल्स हो सकती हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए कि क्या जो चीज़ें हैं आपके पास में इस टाइप की हो रही हैं, कोई फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं या फिर आपके पास में कोई मैसेजेस आ रहे हैं या फिर ईमेल्स आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन से अननोन सोर्सेज से हैं। उनको आप कभी भी ओपन ना करें और डायरेक्टली उनको ब्लॉक कर दें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, डू नॉट क्लिक ऑन लिंक, डाउनलोड फाइल और ओपन अटैचमेंट इन ईमेल फ्रॉम द अननोन सेंडर्स। मतलब क्या है, कोई भी अननोन सेंडर ने अगर आपको कोई ईमेल भेजा है तो उसमें जो लिंक दे रखे हैं उन पे कभी भी क्लिक ना करें, कोई भी फाइल डाउनलोड ना करें जो कि उसमें अटैचमेंट में दे रखी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, beware ऑफ द लिंक्स ईमेल दैट आस्क फॉर द पर्सनल डिटेल। मतलब क्या है, ऐसे लिंक या फिर ऐसे ईमेल से बिल्कुल सावधान रहिए जो आपसे पर्सनल डिटेल मांगते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कभी भी नहीं देनी है, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है जब भी आपसे पूछी जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, enhance the security of computer by protecting it firewall, spam filters, antivirus and anti spyware software। मतलब क्या हुआ, अपने कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है उसको अपडेट कीजिए, उसमें फायरवॉल को ऑन रखिए, स्पैम फिल्टर लगाइए और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखिए, जिससे कि कोई भी जो है वायरस या और किसी तरीके से फिशिंग हो सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट डाइवर्ज पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द फोन अनलेस यू इनिशिएट द कॉल। मतलब क्या है, फोन कॉल पे जब भी आप बात कर रहे हैं तो कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मत बताइए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे आ गया है, एंटर योर सेंसिटिव डेटा इन सिक्योर्ड वेबसाइट ओनली। मतलब क्या है, जो आपका सेंसिटिव डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योर वेबसाइट पे ही डालिए। मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप तो सिक्योर वेबसाइट से ही कीजिए, अनसिक्योर्ड वेबसाइट से ट्रांजैक्शन नहीं करना। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सी वेबसाइट सिक्योर है और कौन सी अनसिक्योर है? तो इसको पता करने के लिए बस आपको वेबसाइट के आगे चेक करना है कि वहां पे लगा हो HTTPS। एस जो है उसमें लगा हुआ होना जरूरी है। अगर एस नहीं है तो इसका मतलब जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है। एस का मतलब है सिक्योर। और अगर HTTPS नहीं आ रहा है तो वहां पे आ रहा होगा एक लॉक का आइकन। लॉक के आइकन से भी ये पता चलता है कि जो वेबसाइट है वो आपकी सिक्योर है। मान लीजिए आपको ट्रांजैक्शन करना है, मान लीजिए कि आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से कुछ परचेस कर रहे हैं, तो वहां पे आपको चेक करना है कि वहां पे HTTPS हो या फिर लॉक का साइन हो। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब सिक्योर नहीं है ट्रांजेक्शन, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, check your online bank account and bank statement regularly to ensure no authorized
ट्रांजैक्शन आर मेड। मतलब क्या है, जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको रेगुलरली चेक करते रहिए, जो बैंक के स्टेटमेंट है वो आप चेक करते रहिए कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन ना हो उसमें जो कि आपने ना किया हो। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो आपने नहीं किया है और वहां पे शो हो रहा है तो इमीडिएटली अपने बैंक को इन्फॉर्म कीजिए, वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिनको फॉलो करके आप फिशिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हैकिंग की। तो देखिए, हैकिंग के बारे में जरूर आप लोगों ने सुना होगा। तो हैकिंग एक्चुअल में होता क्या है, देखिए, हैकिंग का मतलब है इलीगल तरीके से किसी के कंप्यूटर में एंटर करना। कंप्यूटर हो सकता है या फिर नेटवर्क, किसी के कंप्यूटर या नेटवर्क में इलीगल तरीके से एंटर होना, मतलब एक्सेस करने की कोशिश करना और उसमें एक्सेस करने के बाद में कुछ इलीगल एक्टिविटी करना। वो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट फाइल है जिसको कि वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब डेटा को आपके डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फिर हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन को आपके स्टील करे। स्टील का मतलब है जो कंप्यूटर में आपका डेटा पड़ा है वो वहां से चोरी कर लेगा और जहां पे भी उसका सर्वर होगा वहां पे वो उसको ले लेगा, जिससे कि वो उसका मिसयूज कर सकता है। तो जो हैकिंग होती है वो हैकर्स करते हैं, और हैकर जो है वो ऐसे टेक्निकल पर्सन्स होते हैं जिन्हें काफ़ी सारी नॉलेज होती है और जो आपके कंप्यूटर में मतलब एंटर कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट डेटा को स्टील ही नहीं करते, ये आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर कोई भी जो प्रोग्राम है उसके लॉजिक को ये चेंज कर सकते हैं, जिससे कि जो आपका कंप्यूटर है उसकी फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी एंड हो सकता है उससे जो है इन्फॉर्मेशन आपकी चोरी हो जाए। तो जो हैकिंग होती है वो बिना यूजर को बताए होती है, मतलब क्या, यूजर को पता भी नहीं चलता है कि उसको हैक कर लिया गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन को चोरी किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हैकिंग की जाती है वो हमेशा नुकसान देने के लिए ही की जाए। हैकिंग को जो है अच्छे काम को करने के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब क्या है, जब हैकिंग को आप किसी अच्छे काम को करने के लिए यूज कर रहे हैं तो ऐसी हैकिंग को बोलते हैं हम इथिकल हैकिंग। मतलब क्या है, कोई क्रिमिनल है उसको पकड़ने के लिए उसको हैक कर रहे हैं, या फिर कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है उसके लिए आप हैकिंग करना है, तो इसे हम बोलेंगे इथिकल हैकिंग। ये जो है आप अच्छे पर्पसेस के लिए हैकिंग कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं इथिकल हैकिंग। जो लोग इथिकल हैकिंग करते हैं उन्हें बोलते हैं इथिकल हैकर, या फिर आप कह सकते हैं व्हाइट हैट हैकर। और जो लोग हैकिंग गलत पर्पसेस के लिए करते हैं उन्हें बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर। तो आई होप आप लोगों को हैकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्रैकिंग की। तो देखिए, क्रैकिंग भी हैकिंग की तरह ही होता है। ये भी एक मिलिशियस साइबर एक्टिविटी है जहां पे क्या है, आपके डेटा को चोरी किया जाता है। अब ये जो क्रैकिंग होती है वो कौन करते हैं, क्रैकर्स। क्रैकर का मतलब यहाँ पे पटाखों से मत समझ लेना। क्रैकर जो है ऐसे टेक्निकल पर्सन्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं और जो किसी भी कंप्यूटर को ब्रेक कर सकते हैं, मतलब उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करके उसमें से डेटा को स्टील कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पासवर्ड हो सकते हैं या फिर और भी कोई बैंक डिटेल है उसको चोरी कर सकते हैं। तो क्रैकर जो है वो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है खाली इन्फॉर्मेशन चोरी करने के लिए करते हैं, ये आपके डेटा को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, मतलब जो कंप्यूटर में आपकी फाइल्स हैं उसको भी ये मिटा सकते हैं, या फिर आपके कंप्यूटर में कोई मालवेयर डाल सकते हैं। अब देखिए, क्रैकिंग और हैकिंग में डिफरेंस किस तरीके से करेंगे। आप सोचेंगे दोनों चीजें सिमिलर ही तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रैकिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ गलत पर्पसेस के लिए होती है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गलत इंटेंशन के साथ ही कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक किया जाता है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिलीशियस एक्टिविटी की जाएगी, चाहे फाइल को चुराना हो, फाइल को डिस्ट्रॉय करना हो, किसी भी तरीके की जो एक्टिविटी है वो की जाएगी, वो गलत इंटेंशन के साथ में की जाएगी। लेकिन हैकिंग में ऐसा नहीं है। हैकिंग में जो है वो आपके इथिकल हैकर्स भी होते हैं जो कि गुड पर्पसेस के लिए हैकिंग करते हैं। तो वहां पे जो है हैकिंग में ये डिफरेंस है। तो आई होप आप लोगों को क्रैकिंग समझ में आ गया होगा और किस तरीके से हैकिंग से अलग है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किस तरीके से हम हैकिंग या फिर क्रैकिंग को रोक सकते हैं। उसके लिए मेजर्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या मेजर्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम हैकिंग को रोक पाए। देखिए, इसको रोकने के लिए पहला पॉइंट है कीप योर पासवर्ड सीक्रेट एंड चेंज देम पीरियडिकली। इसका मतलब क्या है, जो पासवर्ड हैं आपके उनको आप सीक्रेट रखिए, मतलब किसी को बताइए मत। ऐसा नहीं कि फ्रेंड के साथ में शेयर कर लिया, हो सकता है वो फ्रेंड आपका किसी और को बता दे। तो इस तरीके से आपको जो पासवर्ड है वो किसी के साथ में शेयर नहीं करना। वो किसी भी चीज का पासवर्ड हो, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, किसी भी तरीके का पासवर्ड है वो किसी के साथ में शेयर ना करें। और पासवर्ड को जो है वो चेंज करते रहें। ऐसा नहीं है कि आपने एक पासवर्ड लगाया और 2-3 साल से वो पासवर्ड चल ही रहा है। पासवर्ड को चेंज करते रहें, 3 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने में चेंज करते रहें पासवर्ड को। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया जिससे कि आप हैकिंग से बच सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, फ्रीक्वेंटली अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम
एंड अदर सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस। मतलब क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट करते रहिए, जिससे कि जो न्यू सिक्योरिटी पैच है वो आपके कंप्यूटर में आ सके और आपका जो कंप्यूटर है वो हैक होने से बच सके। और जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको भी आप रेगुलर अपडेट करते रहें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और आप सोचें कि अब तो मेरा कंप्यूटर हैक हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, आपको उसको रेगुलरली अपडेट करते रहना है, क्योंकि नए नए वायरस रोज बनते रहते हैं। तो आप जब तक अपडेट नहीं करेंगे उन वायरसेस की इंफॉर्मेशन उस एंटीवायरस के पास में नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड यूजिंग ओपन वाईफाई as it makes it easy for the hackers to steal the information and download inappropriate content to your system। मतलब क्या है, जो ओपन वाईफाई होते हैं, स्पेशली जो फ्री वाईफाई होते हैं, उनको यूज करना अवॉइड करें। जैसे कि रेलवे स्टेशन है या फिर कहीं पे भी ऐसा वाईफाई है जहाँ पे कि सब लोग यूज कर रहे हैं, पूरी पब्लिक यूज कर रही है उसको, तो ऐसे वाईफाई में कनेक्ट होने से बचिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे हैकर्स ऐसे बैठे होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को चोरी करने के लिए ही बैठे होते हैं। वहाँ पे चेक करते हैं कि किसके सिस्टम में वो एंटर कर सकते हैं। जितने भी लोग उस वाईफाई में कनेक्टेड होंगे वो किसी के भी सिस्टम में एंटर हो सकते हैं। उनकी टेक्निकल स्किल्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो वहां पे इस तरीके से एल्गोरिथम को डिजाइन करके किसी के भी कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे जो वाईफाई हैं उन पे आप कनेक्ट कभी भी मत होइए, बचिए ऐसे वाईफाई से कनेक्ट होने से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, always make use of secure website while looking at the log sign और HTTPS on the address bar। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट फिर वही आ गया जो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो उसमें चेक कर लीजिए कि वहां पे HTTPS हो, मतलब एस को देखना जरूरी है, वहां पे एस लगा हुआ हो या फिर आपका जो है लॉक का साइन हो। अगर लॉक का साइन आ रहा है तब भी सिक्योर है और HTTPS आ रहा है तब भी वो सिक्योर है। इससे क्या होता है, जो भी सेंसिटिव डेटा होता है आपका वो सिक्योर रहता है और जो हैकर्स हैं वो उसको डिसाइफर नहीं कर पाते, मतलब उसको रीड नहीं कर पाते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, always check permissions and authenticity on the app before installing them। मतलब क्या हुआ, जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल फोन हो, चेक कर लीजिए वो एप्लीकेशन जो है क्या क्या परमिशंस ले रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आपसे बहुत सारी परमिशंस ले लेते हैं और हम लोग चेक नहीं करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन ने क्या क्या परमिशन ली है, बस हम क्या करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको चेक कर लेना है कि क्या क्या परमिशन वो एप्लीकेशन आपका ले रहा है। मान लीजिए कोई आपका फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है तो वो आपके कॉन्टैक्ट या फिर फोन कॉल्स की डिटेल क्यों लेगा। तो इस टाइप से आप चीजें चेक कर सकते हैं कि उसे ये परमिशन क्यों चाहिए। तो इस टाइप की परमिशन आपको नहीं देनी है, तो इस टाइप के एप्लीकेशन को आपको इस टाइप की परमिशन नहीं देनी है। ये चीजें आपको चेक कर लेनी है जब भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो यही कुछ मेजर्स हैं जिनको कि आप फॉलो करके हैकिंग से बच सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को हैकिंग और हैकिंग से बचने के मेजर्स भी समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। जो आपका चैप्टर नंबर 10 था वो पूरा फिनिश हो गया है। जितने भी टॉपिक्स चैप्टर में थे वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।